हेलो क्लास, वेलकम। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर अबाउट द इलेक्शंस कि इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिया में कैसी होती है, इंडिया में इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं, फिर इलेक्शंस की पूरी प्रोसेस क्या है ना, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, इलेक्शन ज़रूरी क्यों है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा के असेंबली इलेक्शन का एक एग्जाम्पल है जिसमें कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट का एक स्क्रैप जहाँ पे दिखाया गया है, द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट से स्टार्ट करके इलेक्शन तक जहाँ एंड हो रहा है। तो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987. The state had been ruled by Congress party led government since 1982. Chaudhary Devilal, the then opposition leader, led a movement called न्याय युद्ध एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल। अब एक नेता है, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, जिन्हें हरियाणा में बेसिकली ताऊ देवीलाल भी बोलते हैं। तो एक लीडर थे ये ताऊ देवीलाल, इन्होंने ये इन्हीं के इलेक्शंस की बात हो रही है। इन इलेक्शंस में इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। लोकदल नाम की एक पार्टी बनाई। हिज पार्टी जॉइंड अदर ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। इनकी पार्टी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस के अगेंस्ट अपनी सरकार बनाई। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ द फार्मर एंड द स्मॉल बिजनेसमैन। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है, अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूँ, तो मैं जो छोटे बिजनेसमैन हैं और जो फार्मर्स हैं उनका जो लोन है वो मैं माफ़ कर दूंगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। ठीक है, फिर उसके बाद द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो कांग्रेस की उस टाइम गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट से लोग काफ़ी नाखुश थे, ठीक उसे सही नहीं मानते थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, और देवीलाल ने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस से भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि भाई हाँ, ऐसा हो जाना चाहिए। जब इलेक्शन आए तो लोकदल को बहुत सारे वोट्स मिले और लोकदल ने 76 सीट जीती। लोकदल और इसके जो पार्टनर थे उन्होंने मिलके 76 सीट जीती आउट ऑफ 90 सीट्स, मतलब मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा। मेजॉरिटी कितना होता है, हाफ प्लस वन है ना, तो 90 का हाफ हुआ 45, 45 प्लस वन 46। तो मतलब वैसे सरकार बनाने के लिए इन्हें सीट चाहिए थी 46, लेकिन इनके पास आ गई 76 सीट्स आ गई। ठीक है, तो इनके पास क्लियर मेजॉरिटी थी अपना सरकार बनाने की। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। जब ये इलेक्शन खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, तो जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने रिजाइन किया और फिर जो नए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चुन लिया। ठीक है, द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर and as soon as he became the chief minister his government issued government order waiving the loans of small farmer। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हाँ भाई, सारे के सारे जितने भी लोन्स हैं वो सारे माफ़ हो जाए, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन और जो स्मॉल लेबर है उसके जो लोन है वो माफ़ हो जाए। फिर अगला इलेक्शन हुआ 1991 में, बट इस टाइम पे कांग्रेस जीत गई और ये पार्टी हार गई। अब इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है कि हमारे देश में लोग चुनते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये देख के कि क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या उनके लिए अच्छा हो करेगा कोई, मतलब उनके प्रोमिसेस देख के हम अपने लीडर को चुनते हैं कि अच्छा ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, हम ऐसी सरकार चाहते हैं। ठीक है, और अगर वो वायदे पूरे ना कर पाए या कुछ गलत कर दे तो हम उनको फिर से चेंज कर सकते हैं अगले इलेक्शन में, ऐसा हो सकता है ना। तो हम करते भी रहते हैं यही सब चीज़ें। तो ये तो एक नॉर्मल इलेक्शन की प्रोसेस है कि ऐसा होता ही होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। सबसे पहले तो हमें एक इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। तो इलेक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हम उसके थ्रू एक सरकार बना सकें, क्योंकि सब लोग बैठ के, सारा ऐसा तो नहीं है कि सारा हरियाणा एक साथ बैठ के पॉलिसी बनाएगा और फिर हरियाणा में वो इम्प्लीमेंट होगा। इतने सारे लोग नहीं कर सकते, पूरा इंडिया बैठ के पॉलिसी डिस्कस नहीं कर सकता। तो हमें सरकार को चलाने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है, राइट। तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन चुने, कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, उसके लिए हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है।
फिर हमें ये देखना है कि हमें किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज चाहिए, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन चाहिए, तो हम वैसी ही पार्टी को वोट देंगे और वो पार्टी हमारा गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं इलेक्शन के अंदर। तो अब वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे इसको हम। वाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. There are more than 100 country in the world in which election take place to choose people's representative. मतलब दुनिया में 100 से ज़्यादा डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए. वी ऑल्सो रेड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्री दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं बट वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हैं. सो वाई डू वी नीड इलेक्शन? तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है. हम एक सिचुएशन इमेजिन करेंगे. लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. कि बिना इलेक्शन की एक डेमोक्रेसी आप इमेजिन करो. अ रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन. ये तब पॉसिबल हो सकता है जब जो पूरे देश के सारे लोग हैं वो सारे लोग इकट्ठा होके बैठे और सारे रोज की रोज बैठ के इस बात पे चर्चा करें कि कौन सा रूल आना चाहिए, कौन सा कैसे होना चाहिए, रोज की रोज ये सब हो. बट क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं. इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए ये बस पॉसिबल है ही नहीं. नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक द डिसीजन. और ठीक है, अगर मान लो आपको रोज़ बैठना भी है तो क्या आपके पास उतनी नॉलेज है, आपके पास उतनी सिंपैथी है, उतना आप समझ पाते हो इन चीज़ों को? मतलब हर कोई लीडर नहीं बन सकता ना. तो क्या आपके पास टाइम है, नॉलेज है जो इस चीज़ के लिए चाहिए होती है? हो सकता है नहीं हो. तो इसलिए जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम कुछ लोगों को चुन देते हैं कि ये लोग हमारे व्यू को आगे रखेंगे और हम बस उनको चुन के साइड हो जाते हैं. ठीक है. इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या एक डेमोक्रेटिक वे है जिसमें कि हम किसी को चुन ले बिना इलेक्शन के? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस और अ प्लेस वेयर दे आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज. देखो, अब हम बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हमने एक ऐसी डेमोक्रेसी इमेजिन कर ली है जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम नहीं चुन रहे, वो जस्ट एज के या फिर एजुकेशन के बेस पे हमने उनको चुन दिया है. ठीक है. देयर कुड बी डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल. तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इसमें प्रॉब्लम आएगी कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं. कैसे ये चीज़ें डिसाइड होंगी कि किसका एक्सपीरियंस हम ज़्यादा काउंट करें या कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है. ठीक है. बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टी क्लियरली. सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन. तो मान लिया अगर ऐसे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं कि कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अगर सिर्फ इसी बेस पे हमें रिप्रेजेंटेटिव रखने हैं, तो ये मान लो मैं बोलूँ कि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ और मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे साथ दूसरा कोई बोले मैं ज़्यादा हूँ, तो हम दोनों के बीच तो झगड़ा हो जाएगा. तो कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? या तो ये हो कि क्लियर कट गाइडलाइन हो कि भैया ये इतने मार्क्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके बाद तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे. अदरवाइज तो बहुत सारे झगड़े हो जाएंगे कि हर कोई बोलेगा मैं काबिल हूँ, मैं काबिल हूँ. तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है. अगर हम डिटरमाइन कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में हमें इलेक्शन की ज़रूरत है नहीं. ठीक है. बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? पर क्या ऐसी जगह को हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं जहाँ पे नॉलेज के बेस पे हम रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं? नहीं, हम ऐसी जगह को डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों द्वारा चुनना. गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों की बनाई हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए. अब अगर किसी गवर्नमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इलेक्शन में लोग गए ही नहीं, तो वो डेमोक्रेसी कहाँ से हुई? तो वो तो डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, है ना. सो डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए इलेक्शंस का मैकेनिज्म नेसेसरी है. हमें ज़रूरत है कि हम इलेक्शन कंडक्ट करें और उसमें लोग आए और लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने. ठीक है. तो इन आवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इलेक्शन आर कंसीडर्ड इसेंशियल्स. जो इलेक्शंस हैं वो हमारे टाइम में उसको एक इसेंशियल माना गया है कि वो इसेंशियल है.
ठीक है। इन एन इलेक्शन द वोटर वेक मैनी चॉइसेस, जो वोटर होता है इलेक्शन के अंदर काफ़ी सारी चॉइसेस एक्सरसाइज करता है, जैसे कि दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। पहली चीज़ वो चूज कर सकते हैं कि कौन उनके लिए लॉ बनाएगा। दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, ठीक है, कि कौन बंदा उनको अच्छा लग रहा है, कौन सा उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये लॉ बनाएगा हमारे लिए या ये लॉ नहीं बनाएगा हमारे लिए, वो चूज कर सकते हैं। देन दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक द मेजर डिसीजन। दूसरी चीज़ वो देख सकते हैं कि कौन उनके लिए डिसीजन लेगा, जो रोज़मर्रा के डिसीजन है कि इतना टैक्स होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो कौन लेगा, ठीक है। फिर दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो चूज कर सकते हैं पार्टी, जो पार्टी उन्हें ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे कि हाँ ये पार्टी के लॉज जो है वो अच्छे लग रहे हैं हमें, और अगर ये पार्टी जीतेगी तो ये अच्छा काम करेगी। जैसे कि एग्जांपल में हमने पढ़ा, देवीलाल ने बोला कि अगर मेरी पार्टी जीतती है तो हम लोन माफ़ कर देंगे। तो इस तरह से पार्टीज कुछ प्रॉमिसेस करती हैं, बताती हैं कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे, उसके ऊपर बेस लोग अपना डिसीजन लेते हैं और एक इलेक्शन में जाके वोट दे के आते हैं। What makes an election democratic? Election can be held in many ways. All democratic countries hold election, but most non-democratic countries also hold some kind of election. जो इलेक्शन होते हैं वो नॉर्मली आजकल हर जगह पर ही होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शन हो सकता है कि इलेक्शन में औरतों को पार्टिसिपेट ना किए जाने दे रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो डेमोक्रेसी तो नहीं कहलाएगी, है ना। बट इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। बट एक डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने में क्या क्या चीज़ें काउंट करेंगे हम। तो फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू। पहली चीज़ जो है कि हर किसी के पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी के पास चॉइस करने का अधिकार होना चाहिए, और हर किसी का अधिकार इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बोला कि तुम्हारे वोट की वैल्यू 2 है और किसी को बोला कि तुम्हारे वोट की वैल्यू 1 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। यहाँ पे कुछ चूज करने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चॉइस है ही नहीं। जैसे कि हमने चाइना का एग्जांपल पढ़ा था, तो चाइना में एक ही पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है। अगर एक ही पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है तो हमारे पास चॉइस का है, हमें तो घूम फिर के वोट उसी को देना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह इसलिए चॉइस होनी चाहिए, एक अच्छी चॉइस होनी चाहिए हमारे पास कि हम इलेक्शन में वोट किसी को भी कर सकते हैं। तीसरा, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो चॉइस है वो रेगुलर इंटरवल पे मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज वोट दे दिया और 20 साल तक वही चल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई ये तो सही काम नहीं कर रहे और हमें चेंज। और एक्चुअली अगर आपके पास पावर होती है चेंज करने की, तो क्या होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो भी ढंग से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज हमने ढंग से काम नहीं किया तो कल को ये वोटिंग में हमें बाहर निकाल देंगे, है ना। तो इसलिए जो वोटिंग होनी चाहिए वो रेगुलर इंटरवल्स पर अवेलेबल होनी चाहिए, कि थोड़े थोड़े सालों बाद अवेलेबल होनी चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट लोग पसंद करे ऐसा कैंडिडेट जीतना चाहिए। ऐसा तब होगा जब इलेक्शन की प्रोसेस फेयर होगी। मान लो इलेक्शन करप्ट हुए तो जो फेमस नेता है वो तो जीता ही नहीं, कोई और जीत गया, है ना। ये अलग बात है कि फेमस नेता ही अगर करप्शन कर रहा हो तो वो दूसरा फैक्टर है। लेकिन मान लो कि जो कैंडिडेट लोगों को पसंद ही नहीं है, ठीक है, जो कैंडिडेट लोगों को पसंद ही नहीं है और वो जीत जाए, तो फिर सभी सोचेंगे कि ये कैसे आ गया पार्टी, ये कैसे आ गया पावर में, हमने तो इसको वोट दिया ही नहीं। तो जो कैंडिडेट लोग प्रेफर करते हैं वो ही कैंडिडेट जीतना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज द रियली विश। जो इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। फ्री एंड फेयर मैनर का मतलब क्या है कि आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। आप जिसको चाहो उसको आप वोट दे सकते हो, आप नहीं देना चाहते वोट तो मत दो, लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती करी है कि भाई वोट तुझे इसी पार्टी को देना पड़ेगा या इसी पार्टी को जितवाना है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे या ऐसा कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दीज माइट लुक
very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. ये देखने में हमें काफ़ी सरल लग सकता है कि ये कितनी easy सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो obvious है, एक डेमोक्रेसी में होनी ही चाहिए, लेकिन असल में ये इतनी ज़्यादा आसान चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे मैंने अभी चाइना ही बताया, चाइना में एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती रहती है ना। अच्छा, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ के हमने 9th क्लास में भी एग्जांपल देखे हैं, जिसमें कि जो पार्टी पावर में होती है वो पार्टी करप्शन करके वापस से जीत जाती है, ऐसा कर लेती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये जो रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जा रहा हो, बट ये रूल फॉलो ही होने चाहिए अच्छे तरीके से, तभी इलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है? तो election are thus all about the political competition. This competition takes various forms. The most obvious form of competition among political party at the constituency level in the takes form of competition among the several candidates. देखो, अब जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, क्या वो अच्छा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका क्वेश्चन आता है। तो जो कंपटीशन है हमारे देश में वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एक पूरा देश है, ठीक है, पूरे देश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिन्हें हम स्टेट्स बोलते हैं। अब उन स्टेट्स को भी और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रेजेंट करता है कि मेरे एरिया के लोगों को ये चाहिए, मेरे एरिया के लोगों को वो चाहिए, तो वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अलग अलग पार्टीज होती हैं कि अच्छा, ये पार्टी को ये बंदा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बंदा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से अलग अलग लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उसको जाके वो वोट दे आते हैं। ठीक है, बट इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या एक पॉलिटिकल कंपटीशन रखना अच्छी बात है? अब देखो, इसकी डीमेरिट्स और मेरिट को समझना पड़ेगा। इलेक्टोरल कंपटीशन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी मेरिट तो ये है कि हम थोड़े थोड़े टाइम में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो हम उनकी गलतियां सुधार सकते हैं, उनको पावर से हटा के बोल सकते हैं कि भाई तुमने गलत काम किया तो तुम्हें पावर से हटना पड़ेगा, है ना। लेकिन बुराई क्या है इलेक्शंस में? बुराई ये है कि जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जो पार्टीज इलेक्शन लड़ रही होती हैं, उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि जीतना ही सब कुछ है, चाहे कैसे भी जीते, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, कि लड़ाई करके, धड़ाई करके, दंगे करवा के, कैसे भी करके, कि बस जीतना ही जीतना है। ठीक है, तो वो इस बात को मानते हैं कि सिर्फ जीतना ही है, तो सिर्फ जीतने को ध्यान में रख के वो गलत तरीके से चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से मोरालिटी ख़त्म हो जाती है, लोगों के अंदर डर बैठ जाता है, लोग उसको लाइक नहीं करते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब कल मैं यही वाला टॉपिक लेने वाली हूँ, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो आप सब ये अच्छे से रीड करके रखिएगा, ये वाला पोर्शन पूरा अच्छे से रीड करके रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस को। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।